नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां भोपाल के ऐशबाग और करौंदा इलाके से आतंकी विरोधी दस्ता यानी एटीएस की टीम ने रविवार की तड़के 3 बजे बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार और 1 दर्जन से अधिक लैपटॉप समेत बड़ी मात्रा में जिहादी किताबों समेत संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। ये आतंकी ऐशबाग थाने के करीब ही एक गली के मकान में बीते 3 महीने से रह रहे थे। बेहद गोपनीय ढंग से इनकी गिरफ्तारी भी की गई है, जिसकी सूचना मिली थी और रविवार दोपहर तक स्थानीय पुलिस को भी इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान एटीएस ने इस कार्रवाई के बाद अब संदिग्धों को अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ की। एटीएस के साथ ही आईबी समेत एनआईए भी जुट गई और इस दौरान जांच में जुटे हुए अधिकारियों के अनुसार जेएमबी द्वारा भारत के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे और इसी मंसूबे के तहत इन 4 आतंकियों ने भोपाल में भी अपना ठिकाना बनाया था। इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एटीएस और स्पेशल फोर्स के कमांडो ने इलाके की छानबीन की और आतंकियों का ठिकाना ढूंढ निकाला। तो वहीं कमरों की जांच की गई, जहां एटीएस को 5 पिस्टल, 12 से अधिक लैपटॉप समेत लगभग 15 बोरों में भरा रखा जिहादी साहित्य मिला है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर छोटे राज्यों पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ को अब आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में देख रही है। यही वजह है कि पार्टी पंजाब की जीत का जश्न राजधानी रायपुर में मनाने जा रही है। 20 मार्च को दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय रायपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही वो 21 मार्च को यहां विजय यात्रा निकालेंगे और इसी के साथ ही आपने विधानसभा स्तर पर सर्वे का काम भी अब शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, विधायक और भाजपा के असंतुष्ट चल रहे नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिखराव के बाद अब आम आदमी पार्टी खुद को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हालांकि किसी भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी ने कहा है कि पार्टी ब्लॉक स्तर पर संगठनों को खड़ा करने जा रही है। हर विधानसभा को 5 ब्लॉक में बांटा गया है। यहां सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी के संयोजक तैनात कर दिए गए हैं। और 6 दिन पहले 2.5 साल का एक मासूम आयुष अपने घर के आंगन से लापता हो गया, जिसकी सूचना परिजनों ने 8 मार्च को थाने में दी। सूचना के तुरंत बाद से ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन बावजूद इन सब के आयुष का कोई पता नहीं चला। और कल सुबह लगभग 11 बजे ग्रामीणों ने कुएं से आ रही बदबू की सूचना पुलिस को दी, जिसके तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम और ग्रामीण पहुंच गए। इस घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा डॉक्टर अभिषेक पल्लवा भी मौके पर पहुंच गए, जहां डॉक्टर पल्लवा ने बताया है कि बच्चे के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के बीच करवाया गया। शव को परिवार वालों को उसके बाद सौंप दिया गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक की जानकारी के अनुसार जल्द ही अब दोषियों को पकड़ा जाएगा। दोषियों के पीछे पुलिस लगा चुकी है और इसी के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। आठ तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक 2.5 साल का बालक गुम होने की खबर आई थी, जिसके तुरंत बाद 363 का एफआईआर आईपीसी में किया गया था और लगातार खोजबीन की जा रही थी। शुरू से 2 एंगल, एक एक्सीडेंटल एंगल, बगल में नहर है, कुआं है, वो एंगल, और दूसरा बच्चे को किडनैपिंग करने का एंगल पे काम पुलिस लगातार कर रही थी। डॉक्टरों की टीम, 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल पोस्टमार्टम हो रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर होमिसाइड या एक्सीडेंटल जैसी भी फाइंडिंग। और वहीं खबर की ओर रुख करेंगे। अड़समेटा न्यायिक जांच आयोग की एक खबर है, जहां पर इस रिपोर्ट के आधार पर अब सरकार सोमवार को सदन में रिपोर्ट पेश कर सकती है। जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली जांच आयोग ने जुलाई 2021 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और अब सरकार सोमवार को जांच रिपोर्ट के साथ ही उस पर भी कार्रवाई की जानकारी सदन में देंगे।
आपको बता दें कि बीजापुर जिले के जागरगुंडा थाना क्षेत्र में अजमेटा गांव है, जहां पर 17 मई 2013 की रात एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 ग्रामीण और एक सुरक्षा बल जवान इसमें शामिल था। जवान की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई, गोली लगने की वजह से। और आपको बता दें कि चर्चित झीमर घाटी कांड 25 मई 2013 को हुआ था, जिसके करीब सप्ताह भर पहले ही इस घटना में तत्कालीन सरकार के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। और नवा रायपुर में किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 72 दिनों से लगातार नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के पास किसानों का प्रदर्शन जारी है। और आज 14 मार्च को इन प्रदर्शनकारी किसानों का प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय में दोपहर में मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात करने पहुंचा। उल्लेखनीय यह है कि प्रदर्शन में 27 गांव के ग्रामीण शामिल हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर इस वक्त उग्र हो चुके हैं। इसके पहले मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर से बातचीत हो चुकी है, लेकिन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उस मुलाकात में आंदोलन को लेकर कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के विरोध में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल एक किसान की शुक्रवार को आंदोलन स्थल के पास मौत हो गई थी। और इस दौरान छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे नागरिक समूह ने भी किसान विरोध को अपना समर्थन दिया है। इस संगठन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा है कि ये दुखद है कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार अपने राज्य के किसानों की सुनने को तैयार नहीं। हम किसान विरोध का समर्थन करते हैं। और साइबर ठगों ने अब किसानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते खेतों में बिजली की खेती करने के लिए फर्जी वेबसाइट का चलन बढ़ गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से मिलती जुलती एक वेबसाइट तैयार की गई और इस वेबसाइट को बनाकर किसानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। दर्जनों शिकायत मिलने के बाद अब ऊर्जा विकास निगम ने आधिकारिक रूप से इसकी सूचना जारी कर दी है और आगाह किया गया है। कृषि सोलर पंप और कुसुम योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को खेतों में कृषि पंप लगाने के लिए एक बड़ी रियायत दी जा रही है। तो वहीं कुसुम योजना में किसानों की जमीन पर सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट लगाने की योजना भी बनाई गई है। योजना में आकर्षक राहत देने का वादा कर उपभोक्ताओं से ऑनलाइन ही वेबसाइट पर अग्रिम आवेदन और शुल्क लिया जा रहा है। आवेदन के बाद कई उपभोक्ताओं को पता चला कि उनके द्वारा फर्जी वेबसाइट का उपयोग किया गया है और ऐसे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम की तरफ से एक फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और वन विभाग प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना पर काम कर रहा है। जंगल में नए पर्यटन स्थल को खोजने की तैयारी है और फिलहाल प्राथमिकता उन स्थानों को दी जा रही है जो प्राकृतिक दृष्टि से काफी संपन्न है, लेकिन इन स्थानों के बारे में लोग अभी ज्यादा नहीं जानते। इन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है। आपको बता दें कि इससे पर्यटक प्रकृति का आनंद ले सकेंगे और पहले चरण में नदियों और झरनों वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता से ऐसे ही स्थानों को चुना जाएगा। इसका संचालन निजी कंपनियां और निजी हाथों में सौंपा जाएगा। वन विभाग और इको टूरिज्म मिलकर इसका प्रारूप बनाने में जुट चुके हैं। इंदौर वन मंडल के आने वाले इंदौर, चोरल, महू और मानपुर के जंगलों में इन स्थानों को खोज रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तिच्छाफाल, पाताल पानी और काजुलीगढ़, मोहाड़ी फाल, बामणियों कुंड और मेहंदी कुंड, अमीरी खेड़ा, रतवी समेत कई अन्य स्थान इसमें शामिल हैं और इनमें से कुछ नए पर्यटक स्थलों के रूप में इन्हें चुना गया है ताकि पर्यटक आसानी से इन जगहों पर सैर सपाटा कर सके। साथ ही विभाग अपनी आय को भी बढ़ा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार निजी स्थानों में और निजी हाथों में ये सौंपने के लिए नियम भी बन रहे हैं। पर्यटन के अलावा रोजगार की संभावनाएं भी खोजी जा रही हैं। वन मंडल ने अपने स्तर पर कुछ स्थानों के नाम भी प्रस्तावित कर दिए हैं।
तो वहीं स्थानीय बाजार में चांदी के ग्रामीण क्षेत्रों की पूछताछ बढ़ाने से अब भाव में आंशिक सुधार रहा है। इंदौर में चांदी 100 रुपए बढ़कर करीब 67,900 रुपए प्रति किलो बोली गई है। ऐसे में भगोरिया की वजह से चांदी के गहनों की मांग बढ़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि कॉमेक्स पर चांदी $25.84 प्रति औंस बोली गई है। दूसरी ओर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद अब रात को वायदा मार्केट घटकर बंद हुआ। ऐसे में कॉमेक्स पर सोना घटकर अब $1995 प्रति औंस हो गया है। इससे भारतीय बाजार में भी सोने के दाम में 150 रुपए घटकर अब 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में सोना कैडबरी 52,000, सोना आरटीजीएस 53,900, सोना 22 कैरेट 91.60 यानी कि 48,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। शुक्रवार को सोना कैडबरी 52,150 रुपए पर बंद हुआ था। और उधर चांदी की अगर बात करें तो चांदी चौरसा में करीब 67,900, चांदी कच्ची चांदी की अगर बात करें तो 68,100 रुपए और 71,500 रुपए प्रति किलो रह गई है। शुक्रवार को चांदी 67,800 रुपए पर बंद हुई थी, जबकि इंदौर में गुरुवार को सोना कैडबरी का रेट 52,100 रुपए पर बंद हुआ। तो वहीं चांदी चौरसा में आपको बता दें 67,800 रुपए, चांदी कच्ची 68,000 रुपए और चांदी आरटीजीएस 71,900 रुपए प्रति किलो रही। इंदौर सराफा बाजार में भी गुरुवार को चांदी 67,300 रुपए पर बंद हुई थी। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सोमवार की सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक प्रेशर बम की चपेट में आकर आईटीबीपी के एक एसएसआई शहीद हो गए। आपको बता दें इस ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल जवान को जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसे बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल सोनपुर इलाके में सिंहपुर से ढौधरिया बेदा तक जा रही एक सड़क का निर्माण चल रहा है और जवान उसी की सुरक्षा में लगे हुए थे। इसी दौरान नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने बताया है कि सोनपुर में तैनात आईटीबीपी के 53वीं बटालियन के जवान नक्सल गश्त पर निकले थे। सुबह करीब 8:30 बजे जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर सोनपुर और कुंदला के बीच जमीन पर दबाकर लगाए गए प्रेशर बम के ट्रिगर्स पर एएसआई राजेंद्र सिंह का पैर पड़ा, जिसकी वजह से तेज धमाका हुआ और राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। इस ब्लास्ट के दौरान उनके निकट खड़े हुए हेड कांस्टेबल महेश भी इसकी जद में आकर घायल हो गए। महेश को फिलहाल रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। इंदौर शहर के सघन इलाकों में केबल कार चलाने की योजना पर अब फिलहाल ब्रेक लग गया है, जिसके चलते सड़क से ट्रैफिक लोड कम करने के लिए इस तरह के लॉक परिवहन से जुड़ा प्रयोग प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। इंदौर पहला ऐसा शहर है जहां इस प्रोजेक्ट के लिए इसे चुना गया था, लेकिन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने वाले इंदौर विकास प्राधिकरण गैर योजना मद में लोक परिवहन पर राशि खर्च नहीं कर सकता। आपको बता दें कि आईडीए बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लोक परिवहन को गैर योजना मद में शामिल किया जाए और अभी तक केबल कार शिमला, पहलगाम जैसे पहाड़ी इलाकों में लोक परिवहन के रूप में उपयोग में लाई जाती है, लेकिन इस परिवहन को इंदौर के मध्य हिस्से में चलाने की योजना बनाई गई थी। 4 महीने पहले ही इसे लेकर संभागायुक्त पवन शर्मा ने एक बैठक भी ली थी और जवाहर मार्ग से राजवाड़ा, कालिनी नगर से सुदामा नगर, क्लॉथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और रेलवे स्टेशन से भंवर कुआं तक के रूट के लिए फिजिबिलिटी सर्वे करने का फैसला हुआ था। बैठक में कंपनी ने प्रोजेक्शन भी दिया था और हाल ही में अब केबल कार के सर्वे के लिए एक एजेंसी ने टेंडर भी जारी किया था, लेकिन बोर्ड बैठक में एक ही टेंडर होने से उसके कारण इसे मंजूरी नहीं दी गई। खबर रायगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि रायगढ़ में धर्मजयगढ़ के मध्य में केजन नगरी तांबातार और कंट्रैक्टर तांबातार चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसके 7 आरोपितों को चोरी के माल समेत पकड़ने के लिए घरघोड़ा पुलिस को मेहनत उनकी सफल हुई है। आपको बता दें कि दरअसल 12 मार्च को प्रति हेमंत कुमार रावत पिता अनिरुद्ध रावत पनीकोयली जिला जाजपुर ओडिशा के निवासी जो बताए जा रहे हैं, वो हेमंत ने घरघोड़ा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि टेंढा नवापारा में मध्य से और घरघोड़ा से
करीछापार रेलवे स्टेशन के मध्य से और घरघोड़ा से धर्मजयगढ़ के मध्य केंचुरी तांबातार और कॉन्ट्रैक्टर तांबातार अनुमानित की, जिसकी मांग जो आपको बता दें 1,50,000 और 50,000 चोरी कर ली गई है। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना घरघोड़ा में धारा 379 भादवी अज्ञात आरोपितों की खोजबीन चल रही थी और इसी दौरान घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से नवनिर्माणाधीन रेलवे लाइन में तांबातार की चोरी की वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा एडिशनल एसपी लखन पटेल और एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की तलाश की जा रही थी और इसी के साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद इन 7 आरोपियों को पुलिस ने तांबे की तार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोला बाजार की एक खबर है, जो आपको बता दें कि गोल बाजार की दुकान के आकार को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत अब जिला प्रशासन ने इसकी दुकानों का आकार बढ़ा दिया है। इसी के आधार पर अब निगम ने राजस्व समेत कई अन्य टैक्स की 7 रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ा दी है और इसी को लेकर अब गोल बाजार के व्यापारी फिर से विरोध व्यक्त करने लगे हैं। व्यापारियों के विरोध के बाद अब निगम ने नपाई का काम फिर से एक बार शुरू कर दिया है। अधिकारियों का यह कहना है कि होली के बाद फिर से नाप खोज किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने गोल बाजार की दुकानों का नाप खोज कराया था और इसके पहले व्यापारियों ने दुकानों के जो कागज दिए थे, निगम उसके अनुसार ही टैक्स की वसूली करता था। इधर जिला प्रशासन ने जब दुकानों की साइज नपवाई तो वो अधिक निकली। इसके बाद निगम ने भी टैक्स बढ़ा दिया और इसके विरोध में अब व्यापारियों ने आपत्तियां जताई हैं। आपको बता दें कि 579 दुकानें ऐसी हैं जिनके मूल्यांकन में 300 से अधिक आपत्तियां मिली। सबसे अधिक आपत्ति साइज को लेकर है और इन्हीं आपत्तियों को लेकर और व्यापारियों के प्रत्यक्ष विरोध के बाद निगम ने एक बार फिर से मूल्यांकन का फैसला लिया है। मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष ने सीएम को कई नाम भी दिए, जिसमें से बुलडोजर बाबा एक नाम था। चुनाव ने साबित कर दिया कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका। शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर इतना अहम किरदार बन जाएगा। चलिए समझते हैं बुलडोजर का चुनावी कनेक्शन इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई, पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद, चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है, तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो
दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, नहीं बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया शोध किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर मंगाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।